सर ये अनाबिया है। अनाबिया है। तो भाईजान ये चार वैल्यू हमारी बेसिक थी। बजट एट कंप्लीशन, प्लान वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, और इन तीनों को यूज करते हुए हमने अर्न वैल्यू निकाल ली। अर्न वैल्यू वो वैल्यू है कि आपके टोटल बजट में से कितना परसेंट आपका काम हो गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। यानी 10,000 जो हमारा एक्चुअल बजट था और 55% काम हो गया, तो अर्न वैल्यू क्या होनी चाहिए थी 55% के हिसाब से? 5,500 रुपये, ये हमारी अर्न वैल्यू। फिर उसके बाद हमने दो सेक्शन बनाए थे, एक बनाया था कॉस्ट का और एक बनाया था हमने स्केजुअल का। कॉस्ट के बिहाफ पर हम एनालिसिस करने जा रहे थे कि जनाब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो अंडर प्लान कॉस्ट है, ऑन प्लस प्लान कॉस्ट है या ओवर प्लान कॉस्ट है। अंडर प्लान कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई जो हमने कॉस्ट डिक्लेयर की थी कि 10,000 रुपये खर्च होगा, तो हम 8,000, 9,000, 10,000 के अंदर अंदर जो पैसे लग रहे होंगे, कि जो हमारे यूं समझ लो हमारे एक्चुअल पैसे बच रहे होंगे, वो बचने वाला जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा अंडर प्लान। और ये कब होगा? जब हम सीवी की वैल्यू, यानी सीवी कौन सी वैल्यू है? सीवी है कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट वेरिएंस के लिए शराइत थी। कॉस्ट वेरिएंस के लिए गालिबा शराइत क्या थी? तीन तरह की शराइत थी कि अगर कॉस्ट वेरिएंस आपका अंडर प्लान आएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर कॉस्ट वेरिएंस की वैल्यू अगर एग्जैक्टली जीरो आएगी, तो आपका मतलब ये है कि जितने आपने तय किए थे एग्जैक्टली उतने ही पैसे आपके लग गए। और अगर वो माइनस में चले गई सीवी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने पैसे डिक्लेयर किए थे उससे ज्यादा लग गए। यानी मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये आपने तय किए थे, आपके 12,000 रुपये लग गए, 13,000 रुपये लग गए। 10,000 से एग्जैक्टली 1 रुपया भी अगर ऊपर लग गया तो वो -1 की वैल्यू चली जाएगी। तो ये आपका वेरिएंस बताएगा कॉस्ट के हिसाब से कि आपकी कॉस्ट जो है वो अगर माइनस में जा रही है तो जो है वो आप ओवर प्लान हो। ठीक है ना? तो ये तमाम चीजें। अच्छा, फिर उसके बाद सीवी के बाद, अब सीवी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जो हमारी अर्न वैल्यू है, अर्न वैल्यू क्या थी? 10,000 का 55% माइनस उसमें से कर दो आप कितने? एक्चुअल कॉस्ट। ये वो वाली कॉस्ट है कि जो आपके पैसे लग चुके हैं। सवाल में अगर देखा जाए तो यही कहा था कि 55% काम हो गया है, और प्लान वैल्यू क्या थी? 6,000 लगने चाहिए थे, लेकिन लगे कितने? 6,750। तो आप 55% और 55% की जो अर्न के मुताबिक जो अर्न वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, उससे आप माइनस कर दोगे, अर्न वैल्यू को माइनस कर दो आगे आप एक्चुअल कॉस्ट से। अब देखो यहाँ पर -120 1,250, यानी 1,250 रुपये आ गए, लेकिन ये माइनस में चले गई वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमें कॉस्ट वेरिएंस क्या पता चला? कॉस्ट वेरिएंस, क्या हमारा प्रोजेक्ट अंडर प्लान है, क्या हमारा प्रोजेक्ट ऑन प्लान है, क्या हमारा प्लान ओवर प्लान है, क्या हमारा प्रोजेक्ट ओवर प्लान है। तो अब सीवी की वैल्यू क्योंकि माइनस में आ गई, तो इट्स मीन अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, तो माइनस में वैल्यू का मतलब ये है कि ओवर प्लान है, कि जो हमने तय किया था कि भाई 6,000 रुपये लगने चाहिए थे, तो लगे कितने? 6,750। इसका मतलब जितना वेरिएंस आया वो माइनस में आया, और माइनस में वेरिएंस आने का मतलब ये है कि आप ओवर दी प्लान कॉस्ट है, आपकी जेब से और पैसे लग रहे हैं। फिर कॉस्ट प्लान, ये जो सीपीआई की वैल्यू है वो क्या है? कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कॉस्ट वेरिएंस और सीपीआई आपको बताते हैं कि भाई आप कहाँ पे लाए कर रहे हो। अब सीपीआई की भी कंडीशन ये थी कि भाई ग्रेटर देन 1, एग्जैक्टली 1, या लेस देन 1। ठीक है ना? यानी वैल्यू लेस देन 1 का क्या मतलब है? 0 से ग्रेटर लेकिन लेस देन 1। 0.1 से लेकर 0.9 तक जो भी कंडीशन होगी वो ओवर प्लान की होगी। एग्जैक्टली 1 वैल्यू जो है वो प्लान कॉस्ट होगी, और ग्रेटर देन 1, 1.1 से लेकर सो एंड सो फोर्थ, ग्रेटर देन 1, तो ये अंडर का प्लान है। अब सीपीआई का फॉर्मूला क्या था?
कि जो CV के लिए आप माइनस कर रहे थे इन दोनों वैल्यू को, CPI के लिए आप डिवाइड करेंगे। अब पॉइंट में जो वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू बनेगी, अब ये 0.81 है, क्या वो इस कंडीशन में लाई करती है, या इस कंडीशन में लाई करती है, या इस कंडीशन में लाई करती है? किसी एक कंडीशन में हमारी ये वाली वैल्यू लाई करेगी। 0.81 कौन सी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1? नहीं, कंडीशन रॉन्ग। एग्जैक्टली 1, कंडीशन रॉन्ग। तो कॉस्ट वेरिएंस और CPI हमेशा एक ही कंडीशन पर आकर लाई करेंगे, अदरवाइज आपने या तो फॉर्मूला गलत पुट किया होगा या तो आपने वैल्यू गलत निकाली होगी। अब CV में हमें पता चला था, कॉस्ट वेरिएंस में पता चला था कि हम ओवर प्लान कॉस्ट थी हमारी, और CPI भी हमें क्या बता रहा है, 0.81 विच भी के विच इज लेस देन 1, तो ओवर प्लान कॉस्ट है। तो CPI ने भी हमें बता दिया कि भाई हमारी कॉस्ट जो है ओवर प्लान जा रही है, प्लान से भी ऊपर जा रही है, जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ऊपर जा रही है, हमारी जेब से पैसा लग रहा है। अब CV परसेंटेज हमें ये बताती है कि कितना परसेंट वेरिएंस आ रहा है कॉस्ट में। अब ये जो कॉस्ट बनी थी, ये कितना परसेंट कॉस्ट वेरिएंस शो कर रही थी, तो वो CV परसेंटेज हम निकालते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कि CV कॉस्ट वेरिएंस डिवाइडेड बाय अर्न वैल्यू। कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था और अर्न वैल्यू, अब ये -23% हमें बता रहा है कि आप इतना वेरी कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या कंडीशन है, ओवर प्लान की कंडीशन है। माइनस आएगी ओवर प्लान, एग्जैक्टली आएगी 0, तो ये हमारे पास ऑन प्लान कॉस्ट, और अगर ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये अंडर प्लान कॉस्ट है। तो अभी इस टाइम -23% का मतलब ये है कि हम ओवर प्लान कॉस्ट जा रहे हैं, कितना परसेंट, 23%। यहां तक मुझे बताओ, कॉस्ट का सेक्शन में कोई सवाल है तो पूछो। यह अगर क्लियर है तो मुझे एक्नॉलेज करो ताकि मैं आगे बढ़ूं। इज इट क्लियर और नॉट? जी जी सर, क्लियर है। तो भाई एक्नॉलेज करो ना। चलो खैर, फिर उसके बाद हमारा अगला सेक्शन क्या था, अगला सेक्शन हमारा था स्केजुअल का। कि जनाब कॉस्ट के हिसाब से तो हमने देख लिया कि क्या वेरिएंस था, सही है ना। CV क्या कह रहा था, कितनी कॉस्ट वेरी कर रही थी, इंडेक्स हमें बता रहा था इन कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर CV परसेंटेज हमें ये बता रहा था कि कितना परसेंट हम अपने ओवर द प्लान है। अब उसके बाद स्केजुअल के बिहाफ पर हम देखेंगे कि टाइम, क्या हम स्केजुअल के मुताबिक काम कर रहे हैं, क्या हम स्केजुअल से पहले काम करके दे रहे हैं, या फिर हम स्केजुअल लेट कर जाएंगे, यानी हमारा स्केजुअल स्लिप कर जाएगा। ठीक है ना। तो अब ये 3 कंडीशन थी हमारे पास। तो अब इस जैसे हमने CV कैलकुलेट किया था, वैसे ऐसे ही होगा स्केजुअल वेरिएंस, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स और स्केजुअल वेरिएंस परसेंटेज। एग्जैक्टली बस यहाँ पर सिर्फ टाइम ड्यूरेशन के जाविये से हम बात करेंगे, और कोई फर्क नहीं। तो CVSV हमें कहता है कि भाई अर्न वैल्यू माइनस PV। अर्न वैल्यू क्या थी हमारे पास, 55, यानी 10,000 का 55%, तो 5,500। प्लान वैल्यू हमारे पास क्या थी, 6,000। तो वेरिएंस, स्केजुअल वेरिएंस कितना आया, $500, यानी -$500। अब क्या कंडीशन है इसकी कि बिहाइंड द स्केजुअल, ऑन द स्केजुअल या ओवर द स्केजुअल? तो बिहाइंड द स्केजुअल का क्या मतलब होगा कि हम जो है वो लेट कर रहे हैं बेसिकली। फिर उसके बाद हमारे पास SPI, स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय PV। अब अगर ये हमारे पास वही वाली कंडीशन के मुताबिक अगर देखें कि अगर वो ग्रेटर देन 1 है, या एग्जैक्टली 1 है, या लेस देन 1 है,
तो लेस देन 1 की कंडीशन क्या है हमारे पास, ये बिहाइंड दी स्केजुअल है। फिर इसी तरीके से एसवी परसेंटेज, कि भाई कितना परसेंट जो है वो हम अपने स्केजुअल से बिहाइंड चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो वो है हमारे पास एस वी डिवाइडेड बाय पी वी। तो एस वी हमारे पास क्या आया था, हमारे पास स्केजुअल वेरिएंस 500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय प्लान वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 महीने के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर मैं ये बता रहा हूँ कि 6 महीने के हिसाब से हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये 6,000 रुपये इसलिए आई है वैल्यू, प्लान वैल्यू। तो -8% हम अपने स्केजुअल से पीछे हैं। अब ये जो दो वैल्यू थी जो आप लोगों को लिखवाई थी बकायदा, एस्टिमेट मंथ अहेड बिहाइंड एट टाइम नाउ, क्या अगर इसका मतलब ये था कि अगर हम इसी तरीके से चलते रहे एट द टाइम, यानी इस टाइम जो हम लोग चल रहे हैं 6 महीने, पहले महीने से लेकर 6 महीने तक चले हैं, तो उस 6 महीने तक हम कितने महीने अपने स्केजुअल से बिहाइंड है। ठीक है ना। अब ये वाली एनालिसिस या तो अहेड होंगे या तो बिहाइंड होंगे, लेकिन ये वाली वैल्यू हमें ये बता रही है कि स्टार्ट से लेकर 6 महीने तक, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, ये 6 महीने तक हम कितना परसेंट अपने स्केजुअल से बिहाइंड हो गए हैं। और जो दूसरी वैल्यू है वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम स्टार्ट से लेकर एंड तक की अगर हम बात करें, तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम कितना परसेंट, कितने मंथ जो है वो अपने स्केजुअल से बिहाइंड हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या इन्होंने लगाया है कि एस्टिमेट मंथ, अब क्योंकि बिहाइंड चल रहे हैं एट द टाइम नाउ, अभी ये हमें 0.5 पता नहीं है कैसे आई। 0.5 ऐसे आई कि एस पी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ द टाइम नाउ। अब 8% हम अपने स्केड्यूल से बिहाइंड चल रहे थे और 6 महीने की बात हो रही है कि स्टार्ट से लेकर 6 महीने तक हम कितना परसेंट, कितने महीने डिले चल रहे हैं। तो हमने 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, तो 0.48 आया, हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया, तो हमने कहा कि हम 15 दिन पीछे चल रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के। 0.5 मंथ का क्या मतलब है, 15 दिन, अगर हम 30 के अकॉर्डिंग चलें। इसी तरीके से एस्टिमेट मंथ अहेड एट द एंड ऑफ द स्केड्यूल, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारी एसटी परसेंटेज की कितने परसेंट हम अपने स्केड्यूल से बिहाइंड चले थे, अगर हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करें, तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा कितने महीनों में कंप्लीट होना था, 10 महीनों में। तो -8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो हमारे पास 0.8 मंथ, ये एग्जैक्टली 1 मंथ नहीं है, हम इसको कंसीडर कर लेंगे 24 डेज, या आपकी अपनी मर्जी है 23 या 25 डेज, जैसे आप लोग हिसाब करो। तो 0.8 मंथ जो है वो हम अपने स्केड्यूल से पीछे हो जाएंगे अगर हम स्टार्ट से लेकर एंड की बात करें इस शरह पे। तो ये तो बात हो गई थी स्केड्यूल। अब जो आखिरी बात जो हमारी रह गई थी वो गालिबन ये रह गई थी कि भाई कितना कॉस्ट का वेरिएंस आएगा हमारे पास, कब, 3 कंडीशन पे, कि अगर हम इसी तरीके से if CPI is same as the reminder of the project, अगर हम एग्जैक्टली इसी तरीके से चलते रहे एंड तक, जैसे हम स्टार्ट से लेकर 6 महीने तक चले, तो जो हमारा वेरिएंस आया था, अगर हम इसी वेरिएंस के अकॉर्डिंग चलते रहे, तो हमारा प्रोजेक्ट जो हमने प्लान किया हुआ था कि 10,000 में कंप्लीट होगा, तो वो कितने हजार लग जाएंगे ऊपर से, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था, ओवर द प्लान थे। ओवर द प्लान का मतलब ये है कि कॉस्ट हमारी ऊपर से लगेगी, हमारी अपने जेब से लगेगी मजीद, जो हमने प्लान किया था, जो हमने 10,000 रुपये किया था, तो अब ये 12,273 कैसे आ रहा था। अब भाई याद रखना, EAC को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, और तीनों तरीके में अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। आपके सामने मैं इसको जरा जूम कर देता हूँ, ये देख लो। EAC का कोई एग्जैक्टली एक फॉर्मूला नहीं है,
ये या तो एग्जैक्टली आपको एक कंडीशन देकर पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है, उसमें लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, या तो आपसे पूछे जा सकते हैं अब जैसे हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि हमसे कहा गया था कि भाई डिटरमाइन दिस स्टेटस, स्टेटस मालूम करो। अब आपको स्पेसिफिक कोई कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो किस सिनेरियो में लगेगी, उस सिनेरियो को समझो कि जिस डिले से हम जा रहे थे, जो हमने एक्चुअल कैलकुलेशन की थी कि कॉस्ट का वेरिएंस कितना परसेंटेज हम हमारा कॉस्ट का वेरिएंस आ रहा था, अगर हम इसी 23% वेरिएंस के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी। उसका फॉर्मूला ये है कि बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय सीपीआई को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब ये जो वैल्यू बनी है 12,273, ये तब बनी है जब हम इसी डिले से, इसी स्टेटस से, इसी प्रोग्रेस से, इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को जो हमने 6 महीने तक की एनालिसिस की थी उसी को अगर हम एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए अगर हम चलाएंगे तो जनाब हमारी जो 10,000 रुपये कॉस्ट लगनी थी वो लगेगी कितनी, 12,273, यानी 2,273 रुपए हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा। ये तो वाली कंडीशन थी, इफ सीपीआई सेम एज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रोजेक्ट। अब दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, तो दूसरी कंडीशन ईएसी की ये है, फॉर फ्यूचर वर्क डन एट द प्लान रेट। अगर हमने चलो 6 महीने तक जो हमारा डिले आया आया, जो हमारा वेरिएंस आया आया, मान लिया कि भाई अगर कॉस्ट के हिसाब से 23% हम ओवर द प्लान चल रहे थे, ठीक है, स्केजुअल के हिसाब से -8% हम बिहाइंड चल रहे थे, ठीक है, लेकिन हमने 6 महीने के बाद से 10 महीने तक का जो ड्यूरेशन है, 3 साढ़े 3 महीने का, उसमें अगर हम सही तरीके से अपने प्लान रेट के मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हम अपने कॉस्ट को कितना रिकवर कर सकते हैं। तो अब ये वो वाला सिनेरियो जिसमें हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्चुअल कॉस्ट प्लस प्लस बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्न वैल्यू। अगर हम इसके अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेशन की वो हमारे पास वैल्यू क्या आई, कॉस्ट कितनी आई कि जो 10,000 रुपये लगनी थी वो बजाय इसके कम लग गई। हमने अपने कॉस्ट को थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन किया। लेकिन अगर हम उसी डिले से चलते रहे थे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही थी। हमने रिमेनिंग जो 3 महीने बचे थे उसमें हमने अपने आप को सही तरीके से प्लान के मुताबिक कर लिया तो हमारी कॉस्ट बनिस्बत इसके कम हो गई। लेकिन एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि हमें नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो हुआ लेकिन इसकी बनिस्बत कम नुकसान हुआ। अब ये जो तीसरी कंडीशन है ईएसी की, ये कब लगेगी कि आपने जितना डिले 1 महीने से लेकर 6 महीने तक किया उससे ज्यादा मजीद आपकी बुरी हालत हो गई, उससे ज्यादा बुरी हालत हो गई। इफ बोथ सीपीआई एंड एसपीआई इन्फ्लुएंस रिमेनिंग वर्क, मजीद आपने इससे ज्यादा वेरिएंस और आगे आपके रिमेनिंग 3 महीनों में और आपका इन्फ्लुएंस आ गया तो भाई उसमें ये कंडीशन लगेगी आपकी। और इस कंडीशन के, ये कंडीशन क्या है, EAC इक्वल टू AC प्लस BAC माइनस EV डिवाइडेड बाय CPI मल्टीप्लाई बाय SPI। ये तमाम वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर चलाएंगे तो 12,779 रुपए जो है वो हमारे पास ये कॉस्ट आएगी। कब, जब हम उन 6 महीनों से भी ज्यादा घटिया काम करेंगे, घटिया तरीके से काम करेंगे, मजीद हम और डिले कर देंगे, हमारी कॉस्ट में वेरिएंस आ जाएगा, स्केजुअल में वेरिएंस आ जाएगा, तो भाई हमारे पास ये मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये BAC को 3 तरीकों से हम कैलकुलेट करते हैं। या तो पहला तरीका क्या है, समराइज करके बता रहा हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट, जो आपने 6 महीनों में जितने भी ब्लंडर्स किए, जो भी मिस्टेक हुई, अगर आप एग्जैक्टली उसी तरीके से रिमेनिंग वर्क में भी काम करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा। आपने 1 से लेकर 6 महीने तक जो लेकनेस की है वो तो चलो हो गई,
रिमेनिंग जो आपका टाइम बचा है उसमें अगर आपने प्लान के मुताबिक काम कर लिया तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपके पास जो 1 से लेकर 6 महीने तक तो आपने काम किया जिस मिस्टेक्स के साथ, जिस इन्फ्लुएंस के साथ, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर आपका मजीद रिमेनिंग टाइम में आ गया तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये 3 कंडीशन के अलावा चौथी और कोई कंडीशन नहीं है EAC को कैलकुलेट करने की। तो यहाँ पर हमने 3 तरीकों से एनालिसिस कर ली कि भाई अगर हम प्लान के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे, जो हम जिस तरीके से हमने काम किया था उसमें ही क्या कॉस्ट आएगी, जिस तरीके से काम करने के बाद और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया प्लान के मुताबिक तब कितना वेरिएंस आया कॉस्ट में, और उससे ज़्यादा अगर बुरा काम करना शुरू कर दिया तो कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारी कॉस्ट में आएगा। तो भाई ये थी हमारे पास अर्न वैल्यू एनालिसिस और कंप्लीट। तो आपने इन्हीं तरीके से सारे सवाल को सॉल्व करने हैं और आपने देखनी है कौन सी वैल्यू आपको गिवन है, कौन सी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। उसके लिए बेहतर तरीका यह है कि तमाम वैल्यू की आपको समझ होनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू का क्या मतलब है। चलो दैट्स इट मेरी तरफ से। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है इसमें तो भाई पूछ लो, अदरवाइज हम अपने प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि मुझे मीटिंग जो है ना दोबारा रिस्टार्ट करनी पड़ेगी, टाइमर शुरू हो चुका है। जी बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लो भाई, अदरवाइज मुझे एक्नॉलेज कर दो ताकि मैं फिर टाइम वेस्ट नहीं करूं, इवैल्यूएशन स्टार्ट करूं। नहीं नहीं सर सही है बस, लेकिन आपकी आवाज काफी डिस्टॉर्शन हो रही हाँ थी वो नेट तुम्हें आवाज पता ही है की। ना, अप डाउन चलता रहता है ऑनलाइन में, तो ये मसले मसाइल रहते ही हैं। जी सर सर। स्क्रीन शेयर कर दूं मैं? हाँ भाई आप लोग कौन कौन ग्रुप में, आप लोगों के कौन लोग हो भाई नाम बता दो। मैं मुजम्मिल खान है, तो ये मुजम्मिल स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है भाई आ जाओ। सर ये रिस्ट्रिक्शन लगी है अब मेरे चेक ख्याल से। अब चेक करो दोबारा। अस्सलाम सर, आवाज आ रही है? सलाम। अच्छा मुजम्मिल हो, रुको मुझे अपने पास जरा नोट डाउन करने दो मोबाइल पे। जी जी। मुजम्मिल हो आप लोग, मुजम्मिल, मैसम और हसान खान। अच्छा ग्रुप 1 मुजम्मिल, मैसम और हसान खान। चलो दिखाओ आगे, दिखाओ प्रोजेक्ट दिखाओ आगे। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। जी सर, बोलूं? जी जी स्टार्ट करो। हेलो। जी जी स्टार्ट करो, मैं सुन रहा सर हमारे जो है बेसिकली मेरे पास हम लोग, जी जी सर मैं बता रहा हूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। मेरे पास जो है 3 पार्टनर है जिसके अंदर मैसम है, मैं हूँ और हसान है। ठीक है, फैकल्टी जैसे कि आप हैं, और अभी हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट स्टार्ट हो गया। अच्छा बेसिकली हमारे पास जो ये रिवीजन कंट्रोल शीट आ गई है, बाकी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग इसके अंदर ये करेंगे। रिक्वायरमेंट्स हम लोग बता रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की। अच्छा पर्पस ये है कि हम जो है फंक्शनैलिटी और डिजाइन को इसके अंदर जो है डिस्क्राइब करेंगे, ये मतलब ये पर्पस है हमारा SRS डॉक्यूमेंट बनाने का। अच्छा स्कोप क्या है हमारे पास? स्कोप हमारे पास जो प्रोजेक्ट का है वो ये है कि हम लोग जो है कंबाइन करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, यानी एक LMS के ऊपर टीचर्स और स्टूडेंट को, जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, मार्क्स अपलोड कर सकते हैं, और अगर एज अ स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पर जो है स्टूडेंट वहाँ पर अपने मार्क्स असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, अपने मार्क्स जो है वो देख सकते हैं, अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं, और फर्दर जो है बहुत सारे टास्क जो है अचीव कर सकते हैं या अकम्प्लिश कर सकते हैं। अच्छा बेसिकली जो है हमारे पास इसके अंदर जो हमारी डेवलपमेंट टीम है वो जो है यहाँ पर मैसम है,
जो इस चीज को हैंडल करे। बाकी जो मैनेजर है वो मैं मुजम्मिल हूँ, और बाकी जो बेसिकली जो दूसरे फंक्शनल टास्क देख रहा है वो हस्सान है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो पर्पस है, ये इंट्रोडक्शन जो हमारे पास पर्पस है वो ये है कि यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर रिस्क को भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, कौन हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग हैं, कौन नहीं है, क्या कौन ट्रेन पीपल हैं, कौन अनट्रेन पीपल है, किन के ऊपर मेहनत लगेगी, कौन लेबर है। तो इस तमाम चीजों को रिकॉर्ड करना और उनको उस उन बेसिस के ऊपर पूरी टीम को जो है अलाइन करके हमारा ये वो है कि हम लोग जो है इस प्रोजेक्ट को वो करेंगे। अच्छा, फर्दर जो है आपको यहाँ से मैसम गाइड करेगा, तो हम लोग कंटिन्यू जो है करेंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे प्रोजेक्ट को। तो मैसम यू शुड कंटिन्यू। सर इसमें हमारे पास जैसे हम आपका जैसे टीचर हैं या वो होता है एडमिन, जो होता है एडमिन के पास एक्सेस होते हैं कि वो टीचर का एक यूजर क्रिएट कर सकें, और टीचर के पास जो एक्सेस होंगे वो असाइनमेंट अपलोड वगैरह करने के होंगे। और जो दूसरी चीजें होती हैं, क्या नाम है, असाइनमेंट अपलोड कर रहा है टीचर, अपनी सैलरी देख सकता है। और जो स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट क्या करता है कि आपकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, हर स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस और अपनी रिपोर्ट्स, अपनी ये सब चीज़ें देख सकेगा, ये उसके पास राइट्स होंगे। और ये सब चीज़ें एडमिन वहाँ से कॉन्फ़िगर कर रहा होता है कि किसको कितने राइट्स देने और किस किस का यूज़र बनाना है। इसी तरह वो एडमिन का जो अपना यूज़र है उससे वो क्या नाम है कोर्सेज अपलोड कर सकता है, टीचर जो है वो असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो इसको आगे लेके चलेंगे। बाकी आपको हसान इस पे गाइड करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हस्सान, यहाँ से गाइड करो। प्रोजेक्ट स्कोप तो मैसन ने डिफाइन कर दिया है, यहाँ से आप बताओ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। जी, ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन है जिसमें हमने ये बताया सर कि फ्रंट एंड पे हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह। और हमारा जो हम बैकएंड लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे वो MS SQL होगी। MS SQL होगी। बाकी जो हमारा एक और जो हमारी मतलब कि मेरी एक बात हमने सुनो, फोकस किया हुआ है कि हम SMS गेटवे भी करेंगे। बात सुनो। बैक एंड लैंग्वेज MS जी सर। SQL है। बैक एंड लैंग्वेज MS SQL नहीं सर, बैकएंड लैंग्वेज आपके पास नहीं PHP सर, है। MS SQL हमारे पास डेटाबेस होगा जो कि कह रहे डेटा थे, स्टोर करेगा। ये दरअसल कह रहे थे कि बैक एंड लैंग्वेज है, तो मुझे इसलिए थोड़ा हुआ, नई चीज पता। नहीं सर, बैकएंड पे हम मतलब ये था कि डेटाबेस हम SQL यूज़ करेंगे और डेटाबेस का लैंग्वेज जो है नाम, वो PHP होगी। डेटाबेस का नाम लीजिए ना। जी सर। बाकी हमारा ये SMS गेटवे होगा कि SMS से हम मतलब ट्रांसमिशंस और टू फ्रॉम मीडिया, जैसे कि हम SMS के थ्रू सारी इंफॉर्मेशंस गेट करें या किसी को भी जैसे इंफॉर्मेशन देनी हो तो हम SMS के ज़रिए दे सकें। और बाकी जो हमारे प्रोडक्ट के फंक्शंस। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी जी बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर। बाकी ये हमारे प्रोडक्ट फंक्शंस हैं कि एसेंशियल कैपेसिटी ऑफ हमारी जो कि वेब सर्वर पे बेसिकली जो उसके फ्रेमवर्क पे डेटा पे सेव हो रहा हो, जितने यानी कि हम लोगों के यूजर्स जो होते हैं वो हमारे पास अगर जैसे ज़्यादा आ जाए तो हमारे पास हमारा फंक्शन सही काम करे प्रोडक्ट का। सही, चलो आ जाओ प्रोजेक्ट चार्टर पे आओ। बाकी ये यूजर क्लास। प्रोजेक्ट चार्टर दिखाओ। हेलो सर, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा। ये जैसे हमारे पास जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे पास जो मैंने आपको बताया कि हम लॉगिन करेंगे, कोर्स करेंगे, एग्जाम करेंगे और बहुत सारी चीजें जो फर्दर जो हम लोगों ने बताया कि हमारे पास जो मैनेजमेंट होगी और स्टूडेंट जो जिनके जो टास्क हैं वो यहाँ पर अकम्प्लिश करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जीशान जो है वो हमारे पास जो है वो स्कूल के अंदर होगा। जैसे हम लोग एज अ वेंडर है तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो वहाँ